हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्ट पेपर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। सॉरी, बहुत दिनों से ये वाला जो हमारा भाग नहीं लेके आ पाई हूँ, थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है तो वीडियो भी नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन मैं ये जल्दी ही कंप्लीट करवा देती हूँ आपका। तो आज हम भाग 31 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो हमारा थर्ड पेपर था वो उसका साइंस वाला जो भाग है वो हो गया था और सेकेंड वाला जो भाग है अर्थव्यवस्था वो चल रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। और फ्रेंड्स, ये जो सॉल्ट पेपर अगर आप हैंड रिटन लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी का प्राइस 2000 रुपीज़ है, जिसमें आपको 1300 पेजेस मिलेंगे और 1300 पेजेस मिलेंगे विथ हैंड रिटन मिलेगा, फ्लो चार्ट सहित मिलेगा ये सॉल्ट पेपर 5 सालों का आपको। और देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है तो कोई भी एक टॉपिक से संबंधित जितना भी प्रश्न बन सकता है वो एक 5 साल के पेपर में उससे संबंधित प्रश्न आ चुके होते हैं। तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप जा कर सकते हैं। जैसे कि विकासशील अर्थव्यवस्था है तो आपने ये विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लिया है। अगर विकासशील अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई टॉपिक आता है तो आप ये संबंधित लिख सकते हैं उससे। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर बैठ गए कि यार हमने इसको पढ़ा ही नहीं है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। मतलब हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो योजनाबद्ध क्यों है, विकासशील क्यों है, विश्लेषण कीजिए। तो योजना के लिए, विकास के लिए नियोजन को अपनाया गया है कि योजना के लिए हमें विकास चाहिए और विकास के लिए नियोजन। नियोजन मतलब होता है एक योजना बनाना। तो क्या होती है योजना कि राज्य के अभिकरणों के द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं के एक निश्चित समय के लिए आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाना। मतलब आयोजना क्या होती है कि राज्य की योजनाओं के द्वारा कैसे देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं का एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको खर्च कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व, सह अस्तित्व पाया जाता है। इसमें आर्थिक नियोजन को विकास की प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान दिया गया है। मतलब आर्थिक नियोजन सबसे केंद्र पर है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मतलब सबसे आर्थिक विकास को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, गरीबी और बेरोजगारी का निवारण कैसा किया जाए, शिक्षा को किस तरह बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य भी किस तरह उपचार किया जाए, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता को कैसे प्राप्त किया जाए। तो ये आर्थिक नियोजन के उद्देश्य हैं। तो हमने क्या लिखा, क्यों बोलते हैं इसको विकासशील योजना, तो हमने उसकी क्या होती है योजना वो लिखा, क्यों इसको बोला जाता है वो लिखा और लास्ट में इसके उद्देश्य। तो यही एक कारण है कि हम इसको विकासशील अर्थव्यवस्था समझते हैं। इसको 6 नंबर में लिखना है तो हमें वही एक पेज में इसको कंप्लीट करना रहेगा। दूसरा है नरसिंहम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयास बताओ। मतलब नरसिंह जो समिति है उसके लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए। तो भारत सरकार ने वित्तीय प्रणाली की जो विद्यमान संरचना है तथा उसमें विभिन्न अवयवों का आलोचनात्मक विवेचन के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर एम नरसिंहम की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति का गठन अगस्त 1991 में किया। मतलब भारत सरकार ने जो वित्तीय प्रणाली की जो विद्यमान जो संरचना थी उस समय की, उसके विभिन्न अवयवों के आलोचनात्मक विवेचन के लिए जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं एम नरसिंहम, उनकी अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और ये कब किया, अगस्त 1991 में। इसकी सिफारिशें क्या थी, इसकी सिफारिशें थी पहले शाखा लाइसेंसिंग की नीति को समाप्त करना, जो लाइसेंस दिया जाता है उद्योगों को उसको समाप्त कर दिया गया। पूंजी बाजार में उदारता लाना, उदारता लाना मतलब कोई भी पूंजी इन्वेस्ट कर सकता है। वित्तीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली में भी सुधार किया गया। विदेशी बैंकों को भारत में नई शाखा खोली जाए, इसके लिए उदार नीति अपनाई। वित्तीय संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। बैंकिंग संरचना में सबसे ऊपरी स्तर पर 3-4 बड़े बैंकों का गठन और विस्तार किया। मतलब बैंकिंग जो संरचना थी उसमें 3 से 4 बड़े बैंकों का गठन किया गया और विस्तार किया गया। संवैधानिक तरल अनुपात में क्रमबद्ध कमी बताई गई। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया क्या क्या सिफारिशें की, ये हमने लिखा कि तरलता अनुपात में भी क्रमबद्ध कमी की, बैंकिंग संरचना में भी ऊपर से नीचे तक स्तर का गठन किया गया, विस्तार किया गया, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया गया, उदार नीति अपनाई गई।
नेक्स्ट है उदारीकरण के कारण भारतीय कृषि में उभरती हुई प्रवृत्तियाँ। उदारीकरण के कारण भारतीय कृषि में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ जो थीं वो प्रभाव में आई। तो भारतीय कृषि में उदारीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव रहे हैं। उदारीकरण के सकारात्मक अब हम देखते हैं तो सकारात्मक प्रभाव क्या रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, नई तकनीक आई, कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई, रोजगार में वृद्धि हुई, निर्यात में वृद्धि हुई, अनुदान कम करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, व्यापार में हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई जिससे कि निर्यात उसका बढ़ा। अब हम देखें नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे इसके। नकारात्मक प्रभाव होंगे इसके कि विकसित देशों द्वारा बड़े पैमाने पर इसका अनुदान दिया गया जिसके कारण विकासशील देशों को समस्या पैदा हुई। छोटे उत्पादन क्षेत्र पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, बड़े लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे, बौद्धिक संपदा पर इसका प्रभाव पड़ा, उत्पादन खर्च और माल की कम लागत जो है वो बढ़ गई। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव रहे। इस प्रकार से इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव रहे और कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव रहे। ये उदारीकरण के कारण जो भारतीय कृषि में प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई उनके बारे में हमने ये लिखा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है इसका, तो इसका आरंभ जो है 25 दिसंबर 2000 को हुआ। ग्रामीण सड़कों द्वारा गाँव को जोड़ने का उद्देश्य न केवल देश के ग्रामीण विकास में सहायता करता है बल्कि गरीबी उन्मूलन में भी यह प्रमुख घटक है। तो ग्रामीण सड़कों द्वारा जो गाँव को जोड़ने का उद्देश्य है वो क्या करता है, देश के ग्रामीण विकास कैसे करेगा कि जैसे कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि सिंचाई है, इसके अलावा उनका स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोड बनेंगी तो जल्दी वो हो पाएगा, वो गांव अपना विकास कर पाएगा। इसके कारण गरीबी उन्मूलन भी होता है, मतलब गरीबी भी दूर होती है। इसका लक्ष्य क्या है, पहले चरण में जो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है इसके पहले चरण में 1000 से अधिक आबादी वाले गाँवों को अगले 3 वर्षों में 12मासी सड़क से जोड़ना इसका मेन लक्ष्य है। दूसरे चरण में 500 से अधिक आबादी वाले गाँवों को 2007 तक अच्छी 12मासी सड़कों से जोड़ना है। पहली पहाड़ी आवासीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में मुख्य सड़क, मतलब पहाड़ी जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, आदिवासी रेगिस्तानी क्षेत्र, उनको मुख्य सड़कों से जोड़ना है। इस योजना पर लगभग 60,000 करोड़ व्यय होने का अनुमान है, मतलब 60,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो सकते हैं। इसका जो कार्यान्वयन है वो केंद्रीय सड़क निधि के लिए किए जाने की घोषणा हुई है। निष्कर्षतः इस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की अधोसंरचना का हम विकास कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास कर सकते हैं। तो ये इस योजना के लाभ है। इसके कारण हमने क्या होती है प्रधानमंत्री सड़क योजना वो लिखा। फिर इसके लक्ष्य क्या है कि पहले चरण में इसमें कितने लोगों को, कितनी आबादी वाले लोगों को कितने वर्षों में सड़कों से जोड़ा जाएगा, दूसरे चरण में कितनी आबादी को जोड़ा जाएगा और फिर पहाड़ी आबादी रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी जोड़ा जाएगा। 60,000 करोड़ रुपये इस पर व्यय होंगे। तो ये और लास्ट में हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड आज के हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और ये फ्रेंड्स हमारा सॉल्व पेपर है जिससे आप पढ़ रहे थे। ये आपको 1300 पेजेस में 8 फाइलों के रूप में आपको मिलेगा। ये हमारा मेंस का पैकेज है। इस प्रकार के नोट्स मेंस के आपको मिलेंगे और ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स की 16 फाइलें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसका सॉल्व पेपर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।